हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। स्टूडेंट्स, नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ ये हमें पूरे ग्रामर का बेस देता है। साथ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की अगर बात की जाए तो जब भी हम वर्ड मीनिंग सीखना शुरू करते हैं तो हम आसपास की चीजों को या लोगों को सबसे पहले देखते हैं और उन्हें ही इंग्लिश में उन वर्ड्स को सीखने के साथ हम अपना वोकैबुलरी एनहांस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसलिए नाउन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और ये ग्रामर का आधार है या बेड रॉक है, यानी कि बेस है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नाउन के डेफिनेशन की तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन एक ऐसा कोई भी नाम हो सकता है जिसे हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो इंग्लिश में इसे डिफाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स ईदर इन द यूनिवर्स और इन आवर इमेजिनेशन इज कॉल्ड नाउन। यानी कि उन सभी चीजों को हम नाउन कह सकते हैं जिनका अस्तित्व या तो कहीं ब्रह्मांड में हो या हमारे ख्यालों में या कल्पनाओं में कहीं हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखे जाएं तो हम अपने आसपास की सभी चीजों को इसके एग्जाम्पल में रख सकते हैं। साथ ही उन सारी बातों को भी एग्जाम्पल में रखा जा सकता है, उन सारे फीलिंग्स को भी रखा जा सकता है जिन्हें हम फील करते, सोचते हैं, समझते हैं या महसूस करते हैं। तो अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए कि नाउन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है तो इसे स्टूडेंट्स दो प्रकार से यूज किया जा सकता है। या तो हम किसी नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि कर्ता के रूप में, या तो फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कर्म के रूप में। यानी कोई भी नाउन या तो काम करेगा या तो किसी और के काम का असर उस पर पड़ेगा। ये आप ध्यान में रखें। जैसे अगर आप कहते हैं राज इज कुकिंग, यानी कि राज पका रहा है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं राज की, यानी राज नाउन होने के साथ यह सब्जेक्ट के फॉर्म में है, यानी कर्ता के रूप में है, जो कि वो काम कर रहा है। ठीक है। अगर हम कह देते हैं आई हेट राज, यानी मैं राज से नफरत करता हूं, ठीक है, तो अगर आप ये बात कहते हैं तो राज यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि अब काम मैं कर रहा हूं और मेरे कार्य का असर राज पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ राज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी नाउन को हम या तो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नाउन के कैटेगरीज की। तो मुख्य रूप से नाउन के दो कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी होता है कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी होता है एब्स्ट्रैक्ट। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ चुके होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट नाउन वैसे नाउन्स को कहा जाता है जिन्हें हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आसपास देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे नाउन्स को हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी कि जो भौतिक रूप से यहाँ ब्रह्मांड में कहीं या हमारे आसपास कहीं मौजूद हो, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे आप टोमेटो कह सकते हैं, पोटैटो कह सकते हैं, बल्ब कह सकते हैं, चेयर कह सकते हैं, चॉकलेट कह सकते हैं। ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए तो इन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं। दीज थिंग्स कैन जस्ट बी फेल्ट, यानी कि वैसे चीजें जिनको हम सिर्फ महसूस कर सके अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ऑनेस्टी, एंगर, या ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पर हो गया ईमानदारी, एंगर मतलब गुस्सा, लव यानी प्रेम, हेट्रेड नफरत। तो इन सारे चीजों को हम फील कर सकते हैं, इसलिए इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट नाउन के चार काइंड्स होते हैं। सबसे पहला कॉमन, दूसरा प्रॉपर, तीसरा कलेक्टिव और चौथा मटेरियल। यहाँ अगर बात की जाए कॉमन नाउन की तो दुनिया में या ब्रह्मांड में कोई भी चीज जब पहली बार आता है तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे हम आप मूल रूप से कॉमन नाउन है, लेकिन इन्हीं कॉमन नाउन को जब एक नाम दे दिया जाता है आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए, विशिष्ट पहचान के लिए, तो इनके दिए गए नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि कॉमन नाउन्स ढेर सारे जब आपस में संग्रहित हो जाते हैं या फिर संचित हो जाते हैं तो फिर उनका जो कलेक्शन तैयार होता है, उसे जो नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। जैसे अ हर्ड ऑफ काउज, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, अ स्टैक ऑफ बुक्स, अ स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। चौथा जो कॉन्क्रीट नाउन का प्रकार होता है वो होता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम बात करते हैं सब्सटेंसेस की। तो मटेरियल नाउन उन सारे नाउन्स को कहा जा सकता है जिन्हें जो भौतिक रूप से मौजूद होते हैं और जो एक सब्सटेंस या पदार्थ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, लेदर, कॉटन, वूल, सिल्क, मिल्क, हनी, इन सारे एग्जाम्पल्स को हम मटेरियल नाउन में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ये दिमाग में रखेंगे आप हमेशा कि नाउन को अगर काउंटिंग्स के लिहाज से देखा जाए तो दो प्रकार के कैटेगरीज में रखा जाता है, या तो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को हम
काउंटेबल के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल में। जैसे आप गोल्ड को नहीं गिन सकते, ठीक है, इसी प्रकार से आप हेट्रेड यानी नफरत को भी नहीं गिन सकते, ऑनेस्टी को नहीं गिन सकते, आप हंगर यानी भूख को नहीं गिन सकते, पॉवर्टी गरीबी को नहीं गिन सकते, ठीक है, इसी प्रकार से आप वाटर को नहीं काउंट कर सकते। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और मटेरियल नाउन में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नाउन दिमाग में रखेंगे, यह है ड्रैग्स। ड्रैग्स का मतलब होता है तलछट, ठीक है। तो ड्रैग्स एक ऐसा नाउन है, ऐसा मटेरियल नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। तो एग्जाम में अगर कॉमन एरर्स का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है एसएससी के एग्जाम्स में पहले भी, और हो सकता है कि आपके फर्दर जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं उनमें भी पूछ सके ये, तो दिमाग में रखेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि अगर कहा जा रहा है द ड्रैग्स एट द बैंक ऑफ द रिवर इज स्टिंकिंग, यानी कि नदी के तट पर जो तलछट है, कचरा है, वह बदबू दे रहा है, तो ये गलत सेंटेंस है। चूंकि ड्रैग्स प्लूरल होता है तो आप इज यूज नहीं करेंगे। अब आप कह सकते हैं द ड्रैग्स एट द बैंक ऑफ द रिवर आर स्टिंकिंग, ठीक है, तो ये दिमाग में रखेंगे। ड्रैग्स का मतलब यहाँ पर है तलछट। तो स्टूडेंट्स अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स जिनके यूज में हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो आमतौर पर हम गलत यूज कर देते हैं, लेकिन उनका सही वर्जन क्या होना चाहिए हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम सीख रहे हैं सम कॉमन एरर्स इन यूजिंग नाउन्स। ये जो 20 पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं जरूर याद रखें। तो सबसे पहला है हिज फैमिली मेंबर्स आर कमिंग। इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैमिली मेंबर्स को सब्जेक्ट के फॉर्म में आप नाउन के रूप में यूज ना करें, सही होगा द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग, ठीक है। तो ये एक वाइटल चीज है जिसको याद रखना चाहिए आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब नंबर 2। सेकेंड सेंटेंस है ही इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस। स्टूडेंट्स यहाँ ड्रेस जो यूज किया जा रहा है वो मेल के लिए हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये फीमेल के लिए यूज होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा ही इज वेयरिंग अ न्यू सूट। सूट या अटायर ये आप मेल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रेस आप मेल के लिए यूज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है शी इज वेयरिंग अ नाइस सूट। जिस तरह से हमने देखा कि ड्रेस हम मेल्स के लिए यूज नहीं करते, उसी प्रकार से फीमेल्स के लिए सूट यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शी इज वेयरिंग अ नाइस ड्रेस। अब यहाँ पे चूंकि एक फीमेल की बात करें इसलिए हमने ड्रेस यूज किया। देखते हैं नंबर 4। ही इज माई कजन ब्रदर। स्टूडेंट्स कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कहने का प्रचलन हमारे देश में आम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कजन वर्ड के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ कजन ही काफी होता है भाई या बहन के लिए। तो इसलिए आप कहेंगे ही इज माई कजन, और ये सेंटेंस अपने आप में अब करेक्ट है। अब देखते हैं नंबर 5। शी रीड्स इन क्लास 10th। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऑर्डिनल नंबर जिसके लास्ट में टीएच, एनडी, आरडी इस तरह के टर्म्स मिले, ठीक है, जो एडजेक्टिव के टर्म में यूज किया जाता है, उसे नाउन के तुरंत बाद यूज नहीं कर सकते। हम नाउन के पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन के तुरंत बाद यूज नहीं कर सकते, इसलिए सही फॉर्म हो जाएगा शी रीड्स इन क्लास 10। देखते हैं नंबर 6। ही गेव अ फॉल्स विटनेस अगेंस्ट हिम। स्टूडेंट्स विटनेस और एविडेंस में अंतर ये है कि विटनेस कोई सजीव होगा और एविडेंस उसके द्वारा दिया गया कोई सबूत होगा। तो इसलिए फर्स्ट जो सेंटेंस है वो गलत है, ही गेव अ फॉल्स विटनेस अगेंस्ट हिम। इसके जगह पे हम लिखेंगे ही गेव अ फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट हिम। नंबर 7। पार्क द कार एट द बैक साइड। स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई बोले कि आप साइड में देखो, तो आप या तो लेफ्ट में देखते हो या फिर राइट में। तो बैक और फ्रंट के साथ साइड वर्ड यूज करने से आप बचेंगे। ये एक कॉमन एरर है जो हम कमिट करते हैं, इसलिए सही सेंटेंस क्या होगा? तो सही सेंटेंस हो जाएगा पार्क द कार एट द बैक। नंबर 8। यू मस्ट लर्न द अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अल्फाबेट्स बिल्कुल गलत यूज होता है। आप या तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट बोलेंगे या केवल अल्फाबेट बोल सकते हैं, इसलिए सही सेंटेंस क्या होगा? ये होगा यू मस्ट लर्न द अल्फाबेट। अब देखते हैं नंबर 9। डेज आफ्टर डेज रोल्ड ऑन, यानी दिन पर दिन बीतते गए। तो स्टूडेंट्स किसी भी एक प्रीपोजिशन से दो सिमिलर नाउन्स अगर कनेक्टेड हों तो दोनों नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाने चाहिए, इसलिए सही होगा डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन। देखते हैं नंबर 10। लेट अस हेल्प द पुअर्स। स्टूडेंट्स पुअर या फिर रिच दो ऐसे टर्म्स हैं
जिनके पहले अगर हम द लगा दें तो ये पूरे समाज या उस कम्युनिटी को ही इंडिकेट करने लगते हैं और खुद में प्लूरल हो जाते हैं। इसलिए पुअर या रिच में लास्ट में हमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो सही हो जाएगा लेट अस हेल्प द पुअर। नंबर 11, ही डिड नॉट पे द कस्टम ड्यूटी। स्टूडेंट्स, कस्टम का मतलब परंपरा होता है, लेकिन यहां हम परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम सीमा शुल्क की बात कर रहे हैं, टैक्स एक प्रकार का उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए सही सेंटेंस होगा ही डिड नॉट पे द कस्टम्स ड्यूटी। अब देखते हैं नंबर 12, आई डिड अ 6 months कोर्स। स्टूडेंट्स, जब किसी भी प्लूरल टर्म के जरिए किसी एक पर्टिकुलर एक्शन या इवेंट को कंप्लीट होता हुआ दिखाया जाए तो उसके नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही रखने की कोशिश होगी हमारी, यही सही तरीका होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके दिमाग में रखें तो सही हो जाएगा आई डिड अ 6 month कोर्स। नंबर 13, देयर वॉज नो प्लेस टू सिट देयर, यानी कि वहां पर बैठने की जगह बिल्कुल नहीं थी। तो स्टूडेंट, किसी भी एक्टिविटी को करने के दौरान जो जगह हम तैयार करते हैं उसे हम स्पेस या रूम कह सकते हैं, प्लेस नहीं। तो सही हो जाएगा देयर वॉज नो रूम टू सिट देयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर 14, ही इज अ कावर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, कावर्ड एक ऐसा नाउन है, ऐसा वर्ड है जो खुद में एडजेक्टिव के साथ ही नाउन का क्वालिटी रखता है, इसलिए इसके साथ एक एडिशनल नाउन का यूज नहीं करेंगे। तो हम या तो कावर्ड में एलवाई लगा के उसे कंप्लीट एडजेक्टिव में बदल देंगे या फिर सिर्फ कावर्ड रखेंगे। तो इसलिए ही इज अ कावर्डली पर्सन या ही इज अ कावर्ड सही होगा। नेक्स्ट है नंबर 15, माइजर के साथ भी बिल्कुल सेम केस है जो पिछले रूल में या पिछले सेंटेंस में हमने देखा कावर्ड के साथ। तो इसलिए हो जाएगा शी इज अ माइजर वुमन, ये गलत है, हो जाएगा सही शी इज अ माइजरली वुमन या फिर शी इज अ माइजर, चूंकि एलवाई लगा के हमने माइजर को एडजेक्टिव में बदल दिया। नंबर 16, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, यानी कि मुझे बहुत काम है करने को। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वर्क्स में या वर्क्स का जो मीनिंग होता है वो रचनाएं हो जाता है, यानी कि क्रिएशंस हो जाता है। इसलिए हम काम की जब भी बात करें तो वर्क में एस यूज नहीं करते हैं। आई हैव मेनी वर्क टू डू ये सही होगा, या फिर आई हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। नेक्स्ट है नंबर 17, ही स्टेज इन द क्वार्टर। स्टूडेंट्स, क्वार्टर यानी एक चौथाई, लेकिन जब आवास या घर की बात करते हैं तो उसे हम प्लूरल में रखते हैं, यानी उसे हम कहते हैं क्वार्टर्स। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही स्टेज इन द क्वार्टर्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नंबर 18, ही हैज 2 ब्रदर इन लॉज। तो स्टूडेंट्स, यहां पे बात हो रही है ब्रदर्स इन लॉ होने की। चूंकि हम व्यक्ति की जब बात करते हैं या किसी भी रिश्ते की बात करते हैं तो उस रिश्ते को प्लूरल में बदलेंगे, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। इसलिए ही हैज 2 ब्रदर्स इन लॉ, ये सही फॉर्म होता है। नाउ विल सी नंबर 19, पुट योर साइन हेयर। स्टूडेंट, साइन का मतलब कोई भी प्रतीक चिन्ह होता है, लेकिन जब हम दस्तावेज में अपने हस्ताक्षर करते हैं तो उसे हम साइन ना कहते हुए सिग्नेचर कहते हैं। तो इसलिए सही सेंटेंस हो जाएगा पुट योर सिग्नेचर हेयर, ये सही वर्जन होगा। और ये किसी एग्जामिनेशन में आ भी चुका है तो दिमाग में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ विल सी द लास्ट वन, दैट इज नंबर 20, ही सैट इन द शैडो ऑफ द ट्री। स्टूडेंट्स, शैडो यानी परछाई। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कहता है कि वह पेड़ की परछाई में बैठा है, ये सुनने में काफी अजीब लगेगा। सही सेंटेंस होगा ही सैट इन द शेड ऑफ द ट्री, यानी कि वह पेड़ की छाया में बैठा। तो छाया और परछाई दोनों एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगले वीडियो में मैं आपको और भी नए चीज़ों के बारे में रूबरू कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।